हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड वाचिंग द टीचर्स टुडे। आज की क्लास में हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट इन मैन एंड एनवायरनमेंट जो सेक्शन है उस सेक्शन के आधे पार्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये दो पार्ट में कंप्लीट जो आपका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। और ये जो एनोटेशन फाइल आपको होगी वो प्रिंटेबल फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा द टीचर्स टुडे के टेलीग्राम चैनल पे, और वहां पे आप इस पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन को प्रिंट करा के इजिली पढ़ सकते हैं। तो अब जो भी फाइल आपको जाएगी वो प्रिंटेबल फॉर्म में जाएगी ताकि आप इजिली उसे पढ़ सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के जो स्मॉल सेशंस होंगे, अब आपको 15 दिन लगातार ये छोटे सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। छोटे नहीं, छोटे का मतलब ये है कि 20-30 क्वेश्चन में आधे पार्ट को डिस्कस करेंगे और जो टफ सेक्शन है उसके स्मॉल वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसको मेमोराइज रख सके। लंबी वीडियोस केवल उसी के जाएंगे जो कंपैरेटिवली आपको आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको परफेक्शन की जरूरत है। जैसे इकोलॉजी टर्म, इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और आप जल्दबाजी में, कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत करके आएंगे। ह्यूमन एरर्स कम क्वेश्चंस में बहुत घातक होते हैं, आपको एग्जामिनेशन में बहुत चोट पहुंचा सकते हैं। सो जब ये से क्वेश्चन आए तो ये नंबर देने वाले क्वेश्चन है, और जब नंबर देने वाले क्वेश्चन आते हैं तो कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे पहला है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? फर्स्ट यूज्ड इकोलॉजी वर्ड। जैसे आया इकोलॉजी वर्ड, अब रुकिए सोचिए। पहला दिया है यूजिन ओडेम। ओडेम का नाम आता था ना, तो इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? फादर ऑफ इकोलॉजी। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, तो आप कहेंगे कि ये फादर ऑफ इकोलॉजी, लेकिन इन्होंने टर्म दिया नहीं। अब आता है दो नाम, यहां पे आकर के आप कंफ्यूज होंगे। एक अर्नेस्ट हैकेल को नाम को लेकर कंफ्यूज होंगे और एक एजी टांसले के नाम को लेकर के कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए नाम है। ठीक, तो पहले आएगा अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में जो इकोलॉजी टर्म दिया, में अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी टर्म दिया। तो राइट आंसर तो ये हो गया, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादातर पॉइंट, ज्यादातर सेक्शन को पढ़ के जाएं। ठीक है, अब आते हैं आर्थर टांसले या एजी टांसले। जब नाम आता है तो 1935 में एक टर्म आता है इको सिस्टम। वो दिया किसने? आर्थर टांसले ने। चार्ल्स डार्विन जो ह्यूमन या जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट का है वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन से भी इनको मैच कराया जा सकता है। तो जब भी चार्ल्स डार्विन आएगा तो नेचुरल सिलेक्शन याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन। अब ये आपके ऐसे मैच वर्ड में भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट जानना है। तो इवोल्यूशन थ्योरी से भी मैच कराया जा सकता है। इवोल्यूशन थ्योरी। चलिए ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। A4 साइज में इसे मैंने कराया है, लेकिन अभी जब मैं इसे एनोटेट करके आपको दूंगा तो ये पूरा प्रिंट फॉर्म में आ जाएगा, ब्लैक नहीं आएगा। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। अभी हमने किसकी बात की थी? इकोसिस्टम। तो एजी टांसले, जब भी कभी आए तो एजी टांसले ने 1935 में टर्म दिया था। क्लियर हो गया। इकोसिस्टम में जो एनर्जी प्रवाह है वो चक्रीय होती है नहीं। एनर्जी प्रवाह कैसी होती है इकोसिस्टम में? केवल अपवर्ड्स होती है, यानी केवल ऊपर की तरफ होती है। अब ये ऊपर की तरफ दो तरीकों से हो सकती है। एक मल्टी डायरेक्शनल हो सकती है जब वो फूड वेब में काम कर रहा हो, और एक यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय होती है जब फूड चेन में काम कर रहा हो। पोषक तत्वों का चक्रण पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है। बिल्कुल, इकोसिस्टम में क्या होता है? बायो केमिकल साइकिल होती है, यानी जैव भू रासायनिक चक्र के माध्यम से क्या होता है? जो
कंपाउंड्स केमिकल होते हैं वो फिर से रीन्यू होते हैं हमारे यूज के लिए। तो पहला क्या होता है, पहला गलत हो जाएगा, कथन एक गलत है, कथन एक गलत है पर दो सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गया, तीसरा इकोसिस्टम। अब देखिए यहां पे मैच वर्ड, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। आप जो पीवाईक्यूज के भरोसे बैठे रहते हैं ना, वो चेंज होगा, टॉपिक चेंज नहीं होगा, कंटेंट चेंज नहीं होगा। और जब टॉपिक और कंटेंट चेंज नहीं होता है तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए इकोसिस्टम जैसे ही पारिस्थितिक तंत्र आया तो आप फिर वही नाम रखेंगे, एजी टेंसले। कितनी बार हम रिवाइज करेंगे, 1935। फिर जैविक और अजैविक, बिल्कुल एक इकोसिस्टम जो होता है उसमें दोनों ही प्रोसेस होते हैं। इकोसिस्टम के बीच में क्या होगा, बायोटिक यानी जैविक घटक, और इसके चारों तरफ क्या होंगे, अबायोटिक यानी अजैविक घटक। अबायोटिक कंपोनेंट में कौन आएगा, सनलाइट आएगा, वाटर आएगा, गैसेस आएंगी या एयर आएगा, या इसके अलावा सॉइल, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट में। बायोटिक कंपोनेंट में कौन आएगा, फ्लोरा और फोना, यानी जिसे हम वनस्पति कहते हैं, वनस्पतियां, और फोना मतलब जिसे हम जंतु कहते हैं। ये पूरा मिलके क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम के ये एलिमेंट है। अब इसमें तीसरा पार्ट जो होता है वो कौन है, इकोसिस्टम में तीसरा पार्ट है एनर्जी। ठीक, और इसी में एक इकोसिस्टम का पार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जो कि कंपाउंड को केमिकल में कन्वर्ट करता है, डिकम्पोजिशन का काम करता है, वो इकोसिस्टम का तो पार्ट है लेकिन फूड चेन का पार्ट नहीं होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला यानी जब हम फूड चेन बनाते हैं, इस फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, ट्रॉपिक लेवल ए, ट्रॉपिक लेवल बी, ट्रॉपिक लेवल सी, ट्रॉपिक लेवल डी। यानी जब हम पहले ट्रॉपिक लेवल में आते हैं जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, उसके बाद तीन ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं वो कंज्यूमर के होते हैं। इसे कहते हैं कंज्यूमर 1, ये है कंज्यूमर 2 और ये है कंज्यूमर 3। कंज्यूमर 1 जो होता है इसे सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं, द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं, क्योंकि शाकाहारी जंतुओं को ही मांसाहारी जंतु खाता है। और इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी है, वो यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में होती है, तो रेखीय प्रवाह होता है, बिल्कुल सही है। खाद्य जाल एकाधिक मार्ग होता है। खाद्य जाल यानी फूड, खाद्य जाल मतलब फूड वेब, खाद्य जाल मतलब क्या होगा, फूड वेब, याद रखिएगा, फूड वेब। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक अलग पीडीएफ में मैं टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा, आप जाके डायरेक्ट वहीं से उसे प्रिंट करा करके क्वेश्चन वहां देख लीजिएगा और यहां से आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। खाद्य जाल में क्या होता है, खाद्य जाल हमेशा याद रखिए, मैं यहां पे एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं, फूड वेब। अब जब इकोसिस्टम की बात आएगी, यहां पे इकोसिस्टम है ना, देखिए ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम की खास बात क्या होती है, ये ओपन सिस्टम होता है। कैसा है ये ओपन सिस्टम है, क्लियर, खुला तंत्र है, जिसमें इनपुट और आउटपुट किसका, एनर्जी का होता रहता है, ठीक है, और मास डेवलपमेंट होता रहता है। फूड वेब में जब आते हैं तो फूड वेब में एक से अधिक क्या होती हैं, फूड चेन होती है, एक से अधिक फूड चेन होंगी। और जब एक से अधिक फूड चेन होंगी तो क्या होगा, मल्टी रूट होगा, एक से अधिक रास्तों से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी। और मल्टी रूट जो होगा तो इससे क्या होगा, जितना ही फूड वेब, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जितना ही कॉम्प्लेक्स फूड
वेब होगा, जितना ही कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होगा। जितना ही खाद्य श्रृंखला आपस में कॉम्प्लेक्स होगी, आपस में उलझी होगी, उतना ही ज्यादा डिपेंडेंसी एक दूसरे पर होगी और उतना ही स्टेबल क्या होगा, इकोसिस्टम होगा। जितना ही स्टेबल इकोसिस्टम हुआ, उतना ही स्टेबल क्या होगा, हमारा बायोस्फीयर, या ये कह सकते हैं जैवमंडल उतना ही स्टेबल होगा। तो अगर एनवायरमेंट स्टेबल रहना है तो खाद्य श्रृंखलाओं का नंबर ज्यादा होना होगा। ज्यादा ये जो ट्रॉपिक है ना, ट्रॉपिक 1 2 3 4, ट्रॉपिक 5 भी होने चाहिए। जितने ज्यादा ट्रॉपिक्स उतना ही बायोडायवर्सिटी, और जितनी बायोडायवर्सिटी रिच उतना ही रिच इकोसिस्टम, उतनी ही रिच फूड वेब, जितना फूड चेन, और जितनी ज्यादा फूड चेन रिच होगी, ज्यादा फूड चेन होंगी एक इकोसिस्टम में, तो फूड वेब मजबूत होगा। फूड वेब अगर कॉम्प्लेक्स टेंगल्ड हुआ, यानी बहुत ज्यादा घना हुआ, तो उतना ही स्टेबल इकोसिस्टम होगा। फिर ऊर्जा प्रवाह हमेशा कैसा होता है, एक दिशीय होता है, याद रखिएगा। एनर्जी कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनली, एक दिशीय हमेशा होगा। तो ए बी सी डी, ए करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला की लंबाई ऊर्जा हानि द्वारा सीमित होती है। एक बात समझिए, कह रहा है खाद्य श्रृंखला की जो लंबाई है, चलिए एक फूड वेब बना लेते हैं। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, ये क्या है, ये फूड चेन है। फूड चेन में ये है कंज्यूमर, सॉरी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, इसे हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, इसे हम चेंजर भी कहते हैं। क्यों चेंजर कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो क्या होती है, फिजिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करता है, केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये ट्रांसड्यूसर है, यानी परिवर्तन करता है, भौतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और इसी परिवर्तन की वजह से इसे हम ट्रांसड्यूसर्स, परिवर्तनकर्ता या रूपांतरकर्ता भी कहते हैं। तो फूड चेन में पहला हुआ प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर के ऊपर कौन डिपेंड होगा, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर पर कौन डिपेंड होगा, कंज्यूमर, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर के ऊपर कंज्यूमर डिपेंड करता है। तो खाद्य श्रृंखला की लंबाई ऊर्जा हानि द्वारा सीमित होती है। प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा, यही बात कह रहा है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पर, जैसे प्रोड्यूसर अगर 100 यूनिट ऊर्जा बना रहे हैं, ये 100 यूनिट ऊर्जा बना रहे हैं, तो ऊपर कितना जाएगा, केवल 10% ही जाएगा, यानी 10। अब इसके ऊपर 90% ये खुद कंज्यूम कर लेगा, ठीक, 90% ये खुद कंज्यूम कर लेगा। 10 का ऊपर 90% खुद कंज्यूम कर लेगा, तो यहां 1 पहुंचेगा, 1 पहुंचेगा यूनिट। ये 1 यूनिट पहुंचेगा, ठीक, ये भी 90% खुद कंज्यूम कर लेगा। अब यहां 0.1 पहुंचेगा, ये भी 90% खुद कंज्यूम कर लेगा। तो जितनी जितनी खाद्य श्रृंखला ऊंची होती जाएगी, उतना ही ऊर्जा हानि क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी लाइन क्या है, लाइन ये है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, एनर्जी कम होगी, ध्यान दीजिए। लेकिन ऊपर जाने पर जो ऊर्जा का संकेंद्रण, यानी जो कॉन्संट्रेशन होगा, वो बढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऊर्जा का ऊपर की ओर जाने पर कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो एनिमल होते हैं वो कम होते जाते हैं, और नीचे नंबर ऑफ एनिमल ज्यादा होते हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगा, नीचे की तरफ कम होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब इसका इंपैक्ट होता है जब कोई हम केमिकल प्रोड्यूसर्स के ऊपर डालते हैं, तो जैसे जैसे केमिकल ऊपर बढ़ता है, वो ऊपर वाला जो टॉप कॉर्निवोरस होता है उसको सबसे ज्यादा परेशान करता है। किसको परेशान करेगा, टॉप कॉर्निवोरस को।
ठीक, अब ये जो नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा कम हो रही है, नीचे की तरफ से ऊर्जा जो कम हो रही है, इसे कहते हैं 10% लिंडमान्स लॉ। लिंडमान्स लॉ, लिंडमान का 10% ऊर्जा नियम, हमेशा याद रखिएगा। किसका ऊर्जा नियम? लिंडमान्स 10% एनर्जी लॉ। ये किसके साथ है? लिंडमान्स 10% एनर्जी लॉ, 10% ऊर्जा का नियम, यानी ऊपर जो है 10% एनर्जी जाएगी, 90% वो खुद कंज्यूम कर लेगा। प्रत्येक टॉपिक स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 जो हैं वो क्या होते हैं? वो दोनों सही है। क्या रहा है? अच्छा, व्याख्या कर रहा है। अब देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन ये है कि 1-2 स्टेटमेंट दिया है, अब वो दूसरा कह रहा है कि व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 10% एनर्जी लॉ एकदम सही है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो इट इज ट्रू कि दूसरे ट्रॉपिक स्तर पर 90% ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। अब जब 90% ऊर्जा नष्ट हो गई तो ऊपर जाने पर ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। लेकिन ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर जाने पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है या वो खुद कंज्यूम कर लेता है और 10% ही ऊपर के लिए वो भेजता है। अब एक चीज ध्यान रखें, कह रहा है प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर 90%, प्रश्न देखिए कैसे था, 90% ऊर्जा नष्ट हो गई, ठीक है। या ये कह सकता है कि वो कंज्यूम कर लेता है। क्या करेगा? कंज्यूम कर लेगा। तो ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा कम हो जाएगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि 90% ऊर्जा वहीं पर खत्म हो जाती है। तो व्याख्या क्या करेगा? एकदम करेक्ट करेगा। प्रश्न कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट पे बने रहेंगे तो गलतियां नहीं होंगी, हमेशा बातें सही होंगी। अब जैव विविधता शब्द, बायोडायवर्सिटी, क्या है बायोडायवर्सिटी? इसे भी समझेंगे हम। बायोडायवर्सिटी, ये जो फूड चेन आप देख रहे हैं ना, इस फूड चेन में ये जो ट्रॉपिक्स हैं, यानी जो ऊर्जा स्तर, ट्रॉपिक यानी जो ऊर्जा स्तर हैं, इन ऊर्जा स्तर में क्या दोनों चीजें होनी चाहिए। एक तो प्रजातियां भी अधिक, और दूसरी चीज जीव संख्या, और दूसरी चीज की जीव संख्या भी अधिक होना चाहिए। दोनों बातें, दो बातें। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में दोनों बातें, स्पीशीज भी ज्यादा होनी चाहिए और स्पीशीज की हर एक स्पीशीज में नंबर्स भी ज्यादा होने चाहिए, कोई ऐसा कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक ही चीज ज्यादा हो, ठीक है। चलिए, बायोडायवर्सिटी समझ गए। अब क्वेश्चन कह रहा है जैव विविधता शब्द, शब्द पे आ गया। आपको डार्विन की बात की तो अभी हमने इवोल्यूशन थ्योरी की बात की थी, ठीक। वाल्टर जी रोसेन, याद रखिएगा जब भी कभी आए बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, तो एक नाम याद रखिएगा, WG रोसेन, याद रखेंगे। अभी हमने ये बात कही थी थोड़ी देर पहले, ठीक। कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है, तो 1985। अब ओडेम, अभी हमने थोड़ी देर पहले, देखिए कैसे रिवीजन होता है। अर्नेस्ट हैकेल और ओडेम, देखिए कैसे, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कितनी बार रिवीजन हुआ है। अभी हमने बात की थी ना, एजी टांसले हो गया पहला, अर्नेस्ट हैकेल, और यहीं पर यूजीन ओडेम, दोनों आया ना। तो अर्नेस्ट हैकेल और यूजीन ओडेम, तो जब आप ये प्रिंट कराएंगे ना तो आपको दिखाई पड़ेगा, अरे ये तो बातें रिवीजन हो रही है। तो आपको इस पूरे सेक्शन में रिवीजन भी मिलेगा और आपको इस पूरे सेक्शन में कंटेंट भी मिलेगा, ठीक। तो ओडेम जब आएगा तो क्या लिखेंगे? फादर ऑफ इकोलॉजी, तो रिवीजन भी है। और अर्नेस्ट हैकेल जब आएंगे तो अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया, क्या कहा था? एजी टांसले और अर्नेस्ट हैकेल, दो टर्म हमेशा याद रखिएगा।
एजी ट्रांसले जब आएगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इकोसिस्टम शब्द 1935 में। बायोडायवर्सिटी आएगा तो क्या कहेंगे, डब्ल्यूजी रोसेन। और जब इकोलॉजी शब्द आएगा तो अच्छा, इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी होता है स्टडी साइंस ऑफ इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम जो है वो फंक्शनिंग यूनिट होता है, क्रियाशील इकाई होता है। ठीक, और स्ट्रक्चरल भी होता है, यानी स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है। तो दोनों होता है, क्रियाशील इकाई भी होता है और आकारकीय इकाई भी होता है। कौन आकारकीय इकाई होता है, इकोसिस्टम। ठीक, तो क्रियाशील भी है, आकारकीय भी है। अब आता है जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी तो है ही, अब कह रहा है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी हॉटस्पॉट वो प्लेस होंगे जहां पे एंडेमिक स्पीशीज यानी स्थानीय प्रजाति विविधता हो, स्थानीय प्रजाति, लोकल प्रजाति ज्यादा हो, और उसमें 70% प्लस डिस्ट्रॉय हो चुकी हूं, 70% से ज्यादा क्या हो चुकी हूं, लॉस हो चुकी हूं। ठीक, 1500 प्लस कैसे हो, एंडेमिक स्पीशीज हो और वेसिकुलर प्लांट्स हो। प्लांट्स कैसे होने चाहिए, वेसिकुलर, 0.5% या 1500 प्रजातियां वेसिकुलर प्लांट, जो पौधे नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हो। अगर ऐसे प्लांट्स एंडेमिक स्पीशीज यानी स्थानीय प्रजाति के हैं और उसका 70% जो है वो लॉस हो चुका है, तो ऐसे प्लेस को हम क्या कहेंगे। और खास बात कि वो बायोडायवर्सिटी रिच रहा हो, बायोडायवर्सिटी रिच प्लेस रहा हो, जैव विविधता समृद्ध हो, स्थानीय प्रजातियों की अधिकता हो और 70% उसका खत्म हो गया हो, तो ऐसे किसी प्लेस को नॉर्मन मायर्स, अभी ओडेम की बात की थी हमने ना, फादर ऑफ इकोलॉजी, देखिए फिर आ गया फादर ऑफ इकोलॉजी। ठीक, नॉर्मन मेयर्स ने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा प्रस्तुत की। एजी टांसले और अर्नेस्ट हैकेल। एजी टांसले जैसे नाम आएगा 1935, और उसके साथ क्या जोड़ेंगे हम, इकोसिस्टम। अर्नेस्ट हैकेल जैसे आएगा वैसे हम इकोलॉजी। ठीक है, तो नॉर्मन मेयर्स किसकी बात कर रहे हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, कब, 88 क्लियर। इंडिया में देखिए वर्ल्ड में 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। ठीक, इंडिया में 4 हैं, याद रखिएगा, इंडिया में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। पहला ईस्टर्न हिमालय यानी पूर्वी हिमालय। ठीक, दूसरा वेस्टर्न घाट और श्रीलंका। फिर तीसरा टुंडा लैंड
और इसमें जुड़ा है भारत का अंडमान निकोबार, और उसके बाद भारत का चौथा मलाया, जिसमें म्यांमार वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, मलाया हॉटस्पॉट। इसमें म्यांमार वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, यानी जो एकदम वेस्टर्न पार्ट है, मलेशिया के आसपास वाला पार्ट। तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं आप, और ये जो 4 अलग अलग पार्ट हैं वो तो जरूर, ठीक है। अब ये मलाया वाले पार्ट में इंडो बर्मा भी से कह सकते हैं, म्यांमार को लेकर के ये पार्ट, सुंडालैंड अंडमान निकोबार है ही, वेस्टर्न घाट श्रीलंका, पूर्वी हिमालय, हिमालयन रीजन भी से कहते हैं, पूर्वी हिमालय भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सीटू, अब देखिए आपने लिखा बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन 2 तरीके का है, एक है इन सीटू यानी स्वस्थाने, और दूसरा है एक्स सीटू यानी उत्स्थाने। अब स्वस्थाने और उत्स्थाने 2 हैं। स्वस्थाने में कौन कौन है, जैसे आपने कहा नेशनल पार्क, ठीक, जैसे बायो स्फीयर रिजर्व, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, जैसे सैक्रेड ग्रूव्स, ये सब क्या है, पवित्र उपवन। ये सभी किससे संबंधित है, इन सीटू कंजर्वेशन। जिस प्लेस पर वो रहते थे उसी प्राकृतिक आवास को कंजर्व किया। अब वो प्लेस नहीं है तो कहां ले जाके कर सकते हैं, तो हम जू में कर सकते हैं, तो हम बोटेनिकल गार्डन में कर सकते हैं, तो हम कहां कर सकते हैं, हम जीन बैंक में कर सकते हैं, ठीक, हम सीड बैंक में कर सकते हैं। इन सब जगहों पे हम इनका कंजर्वेशन कर सकते हैं, यानी कि संरक्षण कर सकते हैं। तो जब भी कभी आए इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन तो याद रखेंगे, जीन बैंक, सीड बैंक या गार्डन जो आर्टिफिशियली हमने अरेंज किया हो। तो इन सीटू संरक्षण प्रकृति आवास में किया जाता है, बिल्कुल सही है। चिड़ियाघर इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है, बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है, आप देखिए 2 तरह का पॉल्यूटेंट 2 तरीके का है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या बेसिक डिफरेंस है, इस बात को समझ लेते हैं पहले। देखिए पोल्यूशन एक कंडीशन है और पोल्यूटेंट एक फैक्टर है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। प्राइमरी पोल्यूटेंट, मैं बात पोल्यूटेंट की कर रहा हूं, पोल्यूशन की नहीं, यानी जिसे हम कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक, और इसे कहते हैं हम द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। जब हम प्राथमिक प्रदूषक को लाते हैं तो उसमें कौन कौन होगा, देखिए जो डायरेक्ट बन जाए, और पूछ भी रहा है कौन प्राथमिक प्रदूषक है, तो जैसे आपने CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकाला, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकाला, ठीक, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकाला, या आपने CFC निकाला,
ये सभी क्या है, ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। या आपने स्मोक, धुआं, ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट है। लेकिन जब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट किससे मैच करते हैं, एटमॉस्फियर यानी वायुमंडल से मैच करते हैं, तो बनाते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जैसे स्मॉग किससे मिलके बनेगा, स्मॉग मिलेगा स्मोक से और प्लस एटमॉस्फियर के फॉग से। ठीक, फिर जैसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट में फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, धूम्र रासायनिक कोहरा इसे कहते हैं, नहीं सॉरी प्रकाश रासायनिक कोहरा। फोटो मतलब प्रकाश, तो क्या कहते हैं इसे, प्रकाश रासायनिक कोहरा। अब प्रकाश रासायनिक कोहरा में क्या मिलेगा, यही आपको पैन बन जाएगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। फिर O3 यानी ओजोन बन जाएगा, ये बैड ओजोन है। ये ओजोन कौन सी, ये बैड ओजोन जो हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में रहती है। ठीक है, बैड ओजोन जो हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में रहती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, अब ये SO2 क्या हो गया, प्राइमरी, पैन क्या हो गया, सेकेंडरी, ओजोन क्या हो गया, सेकेंडरी, स्मॉग क्या हो गया, सेकेंडरी। ऐसे ही एसिड रेन, एसिड रेन जो है वो सेकेंडरी है। कैसे बनेगा, जब सल्फर का ऑक्साइड या नाइट्रोजन का ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगा, H2O से क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, हमेशा एसिड बनाता है, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो। फिर वो एसिड रेन के रूप में आएगा। तो एसिड रेन क्या है, एसिड रेन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, याद रखिएगा। प्राथमिक प्रदूषक, अब देखिए प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है, डायरेक्ट निकल के आता है, अभी हमने पढ़ा है। द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है एटमॉस्फेयर के साथ। स्मॉग, धुआं और कोहरा, बिल्कुल सही है। प्रकाश रासायनिक स्मॉग, सूर्य के प्रकाश के साथ प्लस नाइट्रोजन का ऑक्साइड, जो कि किससे निकलता है, ऑटोमोबाइल से निकलेगा। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन बनेगा, प्लस ओजोन बनेगा। अब ये दोनों जैसे ही आएगा तो एटमॉस्फेयर क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा। क्यों, क्योंकि ये हमेशा से ओवर, अच्छा ये फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ना, प्रकाश रासायनिक कोहरा, ये कहां बनेगा, ये ओवर डेंस पॉपुलेटेड, ओवर डेंस पॉपुलेटेड यानी घनी जनसंख्या वाले और हॉट डेज, ज्यादातर मॉर्निंग के बाद या फिर आफ्टरनून में ये बनेगा। तो हॉट डेज ओवर सिटीज कौन बनेगा, फोटोकेमिकल स्मॉग। फिर आता है फोटोकेमिकल स्मॉग, क्या है, एक अपापचयी अभिक्रिया का होता है। अभी हमने बात की नाइट्रोजन का ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से मिलता है। तो जब हम नाइट्रोजन का ऑक्साइड यूज करेंगे, याद रखिएगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम किसका यूज करेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का यूज करेंगे। एटमॉस्फेयर बनेगा, सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि शहरों के ऊपर ऐसे कोहरे आपको बनते हुए मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, एक अपापचयी, नहीं ये अपापचयी क्रिया नहीं है, रिडक्शन नहीं है, रिडक्शन नहीं होता है। ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। तो पहला गलत हो गया। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग अपापचयी क्रिया नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग क्रिया है। ठीक है, रिडक्शन नहीं है, रिड्यूसिंग नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग क्रिया है। और यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन से बनता है। तो ये दूसरा बिल्कुल भी करेक्ट हो गया। नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं रहेगा ऑटोमोबाइल से तो बनेगा नहीं। एक गलत है, दो सही है। ठीक है, इसे लंदन स्मॉग भी कहते हैं। सबसे पहले ये लंदन में ही बना था। तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का
इंपैक्ट है। अब क्या आ गया, ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? देखिए ध्वनि जो है ना, यानी नॉइज, नॉइज दो तरीके से मापी जाएगी। एक होगा डेसिबल और एक होगा हर्ट्ज। तो जब भी डेसिबल आएगा तो वो क्या है, वो लाउडनेस ऑफ साउंड है। ठीक है, कितनी तीव्र आवाज आ रही है। कुछ और भी केमिकल्स इसमें हैं जो आपके लिए जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कोशिश करेंगे हम उन सबको समेटेंगे। ठीक है, चलिए। तो डेसिबल, जब भी डेसिबल आएगा तो ये लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड, ये याद रखिएगा। डेसिबल में लाउडनेस ऑफ साउंड, आप देखते हैं ना आईपीएल मैच आता है तो दिखाता है कितना डीबी लाउडनेस ऑफ साउंड कितना है। ठीक, और ध्वनि जो है ना, ये प्रेशर वेव्स होती है। ठीक, अब जब हर्ड आएगा, हर्ड, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, या कह सकते हैं ध्वनि की आवृत्ति की माप होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड या ध्वनि की आवृत्ति की माप होती है। तब जब हम ये बात कहते हैं कि आवृत्ति में क्या क्या है, तो इसे कहेंगे हम पिच ऑफ साउंड, याद रखिएगा, पिच ऑफ साउंड। और इस हर्ट्ज को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। ठीक, कितना, पहला बिलो 20 हर्ट्ज, ये सुनाई नहीं देगा, अनऑडिएबल। ठीक, फिर 20,000 हर्ट्ज, ये भी सुनाई नहीं देगा, स्पष्ट नहीं होगा। ठीक, और फिर 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये क्या है, ये सुनाई देगा, श्रवणीय है। ठीक, तो हमेशा से अगर ध्वनि प्रदूषण आएगा तो उसे किस में मापते हैं, उसे हम डेसिबल में मापते हैं। किसमें मापेंगे, डेसिबल। याद रखिएगा, पिच ऑफ साउंड और लाउडनेस ऑफ साउंड, हम कंफ्यूज मत होइएगा पिच ऑफ साउंड और लाउडनेस ऑफ साउंड में। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण केवल शरीर पर प्रभाव डालता है। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि प्रदूषण शरीर पर प्रभाव, पहली बात तो प्रेशर वेव है। ध्वनि क्या है, प्रेशर वेव्स, दाब तरंगे हैं। दाब तरंगे आएंगे तो ये कार्डियो वेसिकुलर, यानी हृदय धमनी रोग। ठीक, जैसे आप बीपी बढ़ेगा, ठीक, क्या होगा, आंख की पुतली फैल जाएगी। और क्या होगा, और शॉर्ट, इसमें क्या होगा, पहले शॉर्ट या लॉन्ग टाइम डीफनेस, यानी बहरापन। और बहरापन अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, बजिंग, विस्लिंग, सीटी की आवाज, भनभनाहट की आवाज, ये सब कहां आएगा, ये सब बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी ध्वनि जो कि 90 डेसिबल प्लस है और वो लंबे समय तक आप उसमें हैं, यानी ट्रक जितनी आवाज उससे ज्यादा में लंबे समय तक है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। यह मानसिक प्रभाव भी डालती है, बिल्कुल जैसे
मानसिक थकान, या जिसे हम कहते हैं श्रवण थकान। क्या कहते हैं इसे हम? जिसे कहते हैं हम श्रवण थकान, या जिसे हम कह लें ऑडिटरी फटीग। क्या कहते हैं इसे हम? ऑडिटरी फटीग। तो ऑडिटरी फटीग किससे आएगा? इसी जो ध्वनि की तीव्रता है उससे आएगा, विस्लिंग, बजिंग, ये सब। अब कुछ गंभीर जो हम नहीं जान पाते वो भी आएगा, जैसे पेन, एबॉर्शन। महिलाओं में बच्चों को एबॉर्ट, सिर्फ महिला ही नहीं, जो जानवर जीव जंतु हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है, और उनका बच्चों के जन्म देने का जो प्रोसेस है वो हो नहीं पाता। तो दोनों एकदम सही हैं। फ्लाई ऐश, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश कहां से आएगा? फ्लाई ऐश सबसे ज्यादा आता है थर्मल पावर प्लांट, या हम कहते हैं कोल कंबस्चन प्लांट। याद रखिएगा, जैसे पूछा फ्लाई ऐश तो आप कहेंगे कोल कंबस्चन प्लांट से आता है, और यहीं से निकलेगा SO2 और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, और यहीं से बनेगा एसिड रेन। याद रखिएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? अब फ्लाई ऐश निकलेगा तो फ्लाई ऐश का यूज किया जाता है क्या बनाने में? ब्रिक्स या ईंट बनाने में किया जाता है, खान को भरने। यानी कि माइनिंग अगर हो गई है, उस माइनिंग को भरने का अगर कोशिश किया जाए तो उसमें फ्लाई ऐश डाल दिया जाता है। इवन जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड को क्या किया जाता है? एग्रीकल्चरल फील्ड को उपजाऊ, फर्टाइल बनाने के लिए, यानी उपजाऊ बनाने के लिए भी फ्लाई ऐश का यूज किया जाता है। तो फ्लाई ऐश मुख्यतः कहां से उत्पन्न होती है? तो ये थर्मल पावर प्लांट से ही उत्पन्न होती है, जहां पर कोल का कंबस्शन होता है, और ये SPM या कह लें PM 2.5 बनाती है। अब देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ऊष्मा मंडल क्लियर कर लेते हैं। यह है आपका अर्थ। अर्थ में पहले 12 किलोमीटर तक के पार्ट को हम कहते हैं क्षोभ मंडल, या ये हम कह सकते हैं इसे ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर पर सबसे ऊंचा होता है, पोल पर जाने पर इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, और ठंडक में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, गर्मी में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, हमेशा याद रखिएगा। फिर उसके बाद 50 किलोमीटर, कहां तक? 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होता है समताप मंडल, या जिसे हम कहते हैं ओजोनोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर, या स्ट्रेटोस्फेयर। इसी स्ट्रेटोस्फेयर में 20 से 25 के बीच में गुड ओजोन होती है, जो क्या करती है? ये यूवी रेज को क्या करेगी? यूवी रेज को अवशोषित, एब्जॉर्ब करेगी। तो ओजोन क्या करती है? यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती, समताप मंडल कहते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में जितना भी मौसमी हलचल, सीजनल अफेक्ट जो होता है, बादल, बारिश, पानी, गरज, चमक, वो सब यही होता है। अब ओजोन मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर तक का जो पार्ट होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मध्य मंडल, यानी मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर ही वो प्लेस है जहां पे क्या होता है? शूटिंग स्टार की घटना घटित होती है। और इसके ऊपर जो 640 किलोमीटर तक का पार्ट है, इसे कहते हैं हम आयन मंडल या आयनोस्फेयर। और यहीं पे क्या होते हैं? यहीं पर सैटेलाइट होते हैं, यानी यहीं पर उपग्रह छोड़े जाते
हैं, याद रखिएगा। ऑरोरा ऑरियालिस और ऑरोरा बोरियालिस भी यहीं दिखाई पड़ता है। क्षोभ मंडल में मौसम होता है, समताप मंडल में ओजोन होती है, मध्य मंडल में उल्का पिंडों का जलना होता है, उष्ण मंडल आयन मंडल होता है। 1 2 3 4 सही है। आई होप ये बातें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। खास बात इसमें एक और है कि यहां पर 78.08% जो है वो नाइट्रोजन है, फिर 20.8% जो है वो क्या है, या जिसे हम 21% भी कहते हैं, या जिसे हम 21% भी कहते हैं, वो क्या है, वो ऑक्सीजन है। फिर 0.93% जो है वो आर्गन है, 0.03% जो है वो CO2 है। ये कंपोजिशन है। इसी पार्ट में 0 to 4% क्या है, ह्यूमिडिटी, नमी, 0 to 4% जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर कम हो जाती है। CFC ओजोन परत को नष्ट कर देता है। ये जो क्लोरीन और फ्लोरीन होता है ना, ये क्लोरीन और फ्लोरीन ओजोन परत को नष्ट करता है। एक्चुअली क्लोरीन ही जो है वो ओजोन परत को नष्ट करता है। एक क्लोरीन जो है वो ओजोन जो है ना, ओजोन की मेजरिंग यूनिट होती है डॉब्सन, ठीक, ओजोन को डॉब्सन में मेजर करते हैं, और एक क्लोरीन 1 लाख डॉब्सन यूनिट्स को डिस्ट्रॉय करती है, और फ्लोरीन उससे सैकड़ों गुना ज्यादा डिस्ट्रॉयबल है, तो बिल्कुल ये करती है। यूवी किरणों के बिना भी सक्रिय रहते हैं, यानी CFC जो है वो यूवी किरणों के बिना भी सक्रिय रहते हैं। क्यों? ये कहां से आते हैं? आधुनिक मानव का सबसे आघाती जो अगर कुछ भी निकल के आया है तो वो क्या है, वो यही जो CFC है, ठीक है। तो कह रहा है भाई यूवी किरणों के बिना भी सक्रिय रहते हैं, नहीं, इनको क्या चाहिए, यूवी ये क्या था, हाईली रिएक्टिव। तो रिएक्टिव अगर यूवी किरणें नहीं है तो रिएक्शन तेज नहीं होंगे, इसलिए ये सक्रिय नहीं रह सकते। ये क्या है, CFC कंपाउंड है, इनको स्टिमुलेट करने वाला चाहिए। तो दूसरा क्या होगा, गलत होगा, बिना यूवी की नहीं। ओजोन परत यूवी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ओजोन का अपना तापमान भी बढ़ जाता है, और पहला तो बिल्कुल सही है। CFC आएगी कैसे, ये भी खास बात है। CFC आएगी कैसे, CFC आएगी फोम से, CFC आएगी स्प्रे कैन से, CFC कैसे आएगी, जो अग्निशामक यंत्र होता है उसके अलावा CFC कैसे आएगी, सौंदर्य प्रसाधन से, इन सब से आएगा CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ये कैन आता है ना उससे भी आता है। नीचे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, अभी हमने इसकी बात की थी कि जो नाइट्रोजन है वो 70.08% है, या जिसे हम 71% कहते हैं, सॉरी 78.08, जिसे हम 78% कहते हैं। ऑक्सीजन जो है वो 20.8% है, जिसे हम 21% कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, आर्गन 0.93% होती है, और जो ह्यूमिडिटी है वो 0.0 से 4% होती है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। फिर दोनों वैश्विक तापमान पृथ्वी पर समान रूप से होता है, नहीं। टेम्परेचर ये है इक्वेटर, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर तापमान कम होता जाता है। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ये है पोल, तो तापमान वहां क्या होगा, कम होगा। ध्रुवों के क्षेत्रों में अधिक तीव्र होता है, नहीं। वैश्विक तापमान पृथ्वी पर समान रूप से होता है, नहीं, समान रूप से नहीं होता है। ध्रुवों पर कम होता है, पोल पर तापमान कम, क्योंकि सूरज की किरणें पोल पर तिरछी पड़ती हैं, इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, इसीलिए औसत तापमान इक्वेटर पर ज्यादा होता है, पोल पर कम होता है। स्मॉग पारंपरिक उदाहरण से संबंधित है। देखिए स्मॉग का पारंपरिक उदाहरण जब भी कभी आएगा स्मॉग, तो याद रखिएगा इसमें है फॉग, और प्लस इसमें है फॉग है और स्मोक है।
तो स्मोक जो आएगा वो पराली जलाने से आएगा, वो गाड़ी से आएगा, वो पटाखे से आएगा। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो ऑटोमोबाइल गाड़ियों का है, पूरे वर्ष धुआं उगलती रहती हैं। ठीक, तो जब भी स्मॉग आएगा तो वो कौन सा होगा? वो लंदन स्मॉग होगा, हमेशा याद रखिएगा। स्मॉग मतलब लंदन, वैसे दिल्ली भी अब किसी से कम है नहीं। और स्मॉग हमेशा देखिए, दो स्मॉग है। स्मॉग जो शहरों के ऊपर दिखाई पड़ता है वो ठंडक के ठीक पहले आता है, क्योंकि हवा का दबाव नीचे की तरफ होता है, बीच का भाग थिक हो जाता है और वहीं पर कॉन्सेंट्रेशन बनता है। भारी धातु यानी हैवी मेटल मृदा प्रदूषण का कारण बनती है, बिल्कुल। वे जैव अपघटनीय होती है, नहीं। देखिए, अब एक है बायोडिग्रेडिएबल, ठीक है, और एक है नॉन बायोडिग्रेडिएबल, यानी जैव अपघटनीय। तो बायोडिग्रेडिएबल कौन है? बायोडिग्रेडिएबल है सीवेज। बायोडिग्रेडेबल कौन है? किचन वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल कौन है? ह्यूमन वेस्ट, ठीक है। ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है? प्लास्टिक। धातु इसमें कौन है? कपड़ा, फसल, फल, सब्जी, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक और धातु यानी मेटल जो ये है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैविक रूप से अनअपघटनीय है। तो याद रखिएगा, वे अपघटनीय होती है नहीं। भारी धातुएं अब मिट्टी में चली गई तो गल रही नहीं है, खराब हो नहीं रही है, मिट्टी को क्या कर रही हैं? प्रदूषित कर रही हैं। और जब मिट्टी को प्रदूषित करेंगी तो हमेशा याद रखिए कि सॉइल पोल्यूशन होगा, ठीक है। बीसवां अब आता है मीथेन। मीथेन की खास बात जानिए। मीथेन पशुधन से आता है, यानी जो जुगाली करने वाले पशु हैं, ठीक, ये आएगा वेटलैंड से निकलेगा मीथेन। मीथेन डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं जाता है। मीथेन करता क्या है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है, हरित गृह प्रभाव। मीथेन क्या करता है भैया? हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगा। CO2 किससे निकलेगा? जीवाश्म ईंधन से। CFC किससे आएगा? बिल्कुल, CFC हमेशा याद रखिएगा कि ये फ्रिज से आएगा, मैं वहां भूल गया था। फ्रिज आएगा, AC आएगा, इन दोनों से तो बहुत आता है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड उर्वरक से मिलान करना है तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड हमेशा किससे आएगा? नाइट्रोजन डाला जाता है, वो इवेपोरेट होता है, एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। बिल्कुल एकदम सही, मिलान कर लीजिएगा, मैंने मिलान करा दिया है। आंसर से ज्यादा मुझे एलोबरेट करने में ज्यादा अच्छा लगता है। खाद्य जाल यानी फूड वेब की बात कर रहा है भैया। फूड वेब इकोसिस्टम तंत्र की स्थिरता को बढ़ाते हैं, बिल्कुल। फूड वेब जितना कॉम्प्लेक्स होगा, जितना टैंगल होगा, जितना कॉम्प्लेक्स हुआ, जितना टैंगल्ड हुआ, मतलब आपस में बहुत बधा हुआ, उतना ही इकोसिस्टम स्टेबल होगा। ये क्या करते हैं? वैकल्पिक मार्ग प्रदान करते हैं। हमेशा क्या करेंगे? एक से ज्यादा रूट होगा इनका। एक से ज्यादा रूट होने का मतलब क्या है? देखिए, यहां घास है, यहां फसल है, यहां वन है। घास पे डिपेंड है टिड्डा यानी ग्रॉस हॉर्पर, ठीक। फसल पे डिपेंड है कौन? चूहा। और वन पे डिपेंड है कौन? बकरी, ठीक। अब टिड्डा है, चूहा है, बकरी है। अब इनको खाने वाला कौन आएगा? यहां पर आएगी छिपकली, ठीक। चूहा का कौन आएगा? सांप। बकरी को कौन आएगा? शेर, ठीक है। अब खास बात देखिए, शेर यहां पर है, सांप यहां पर है। चूहे को शेर खा सकता है, अगर बकरी छोटी है, अजगर पा गया, खा सकता है। टिड्डा है, उसको सांप खा सकता है। तो क्या हुआ? रूट बदल गया ना, मतलब एक से ज्यादा रूट हो गए, कोई एक नहीं भी रहेगा तो काम
ऊपर वाले का चल जाएगा, तो इसे कहते हैं हम फूड वेब। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय, क्या कह रहा है, जैव अपघटनीय यानी बायो डिग्रेडिएबल, जैव अपघटनीय है, कौन है, प्लास्टिक, बिल्कुल कभी नहीं खत्म होता है, कांच नहीं खत्म होगा, खाद्य अपशिष्ट, ये क्या है, ये बायो डिग्रेडिएबल है। इसके पहले मैंने बता दिया है कौन कौन बायोडिग्रेडिएबल है। आप जो यूज करते हैं, जो खाते पीते हैं, वो सब बायोडिग्रेडिएबल होता है। मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का योगदान करती हैं। देखिए, जो मॉडर्न मानव है, मॉडर्न ह्यूमन किस स्टेज में आया है, ये औद्योगिक मानव है। और कैसा मानव है, एक तो औद्योगिक हो गया और दूसरा नगरीकरण। औद्योगिकरण और नगरीकरण अपने पीक पर है। इससे क्या हो रहा है, इससे CO2 निकल रहा है, इससे CH4 निकल रहा है, इससे CFC निकल रहा है, और इससे क्या बन रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। उससे क्या निकल रहा है भैया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट निकलेगा तो उससे क्या होगा भैया, उससे होगा ग्लोबल वार्मिंग। उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। प्राकृतिक कारणों की कोई भूमिका नहीं है। जब भी कभी क्लाइमेट चेंज आएगा, देखिए प्रकृति के पास भी प्रदूषक होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रकृति के पास प्रदूषक नहीं होते हैं। क्यों प्रकृति के पास प्रदूषक नहीं होते हैं भैया, आंधी आएगा तो नीचे से ऊपर धूल नहीं उड़ेगा, उड़ेगा, आंधी आएगा तो नीचे से ऊपर धूल उड़ेगा ही उड़ेगा। ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो क्या होगा, ऐश आएगा ही आएगा, लावा आएगा ही आएगा, तो नहीं होगा। लेकिन वो रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है तो वो उसको रिसाइकिल कर लेता है। लेकिन जब ह्यूमन इंपैक्ट आता है तो वो उसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस से ज्यादा होता है। तो मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का योगदान देती हैं, ये बिल्कुल सही है। प्राकृतिक कारणों की कोई भूमिका नहीं होती है, नहीं होती है। प्राकृतिक कारकों से भी जलवायु परिवर्तन होता है, लेकिन वो इफेक्ट नहीं करता। भाई आज मानव है, जब मानव नहीं थे तो जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ था ना। तो जलवायु परिवर्तन में प्रकृति का भी योगदान है, मानव का भी योगदान है, ये दोनों का योगदान है। लेकिन मानव के योगदान से बहुत वो क्विकली होगा, और क्विकली होगा तो वो इफेक्ट ज्यादा होगा। दोनों एकदम सही है। ओजोन परत कहां पाई जाती है, दोनों की बात मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए, ओजोन, क्षोभ मंडल ओजोन जो है, इसे कहते हैं बैड ओजोन। ठीक है, बैड ओजोन ये कैसे बनेगी, ये फोटो केमिकल स्मॉग के साथ बनेगी भैया। किसके साथ बनेगी, फोटोकेमिकल स्मॉग के साथ बनेगी। ठीक है, और यहां पे ये क्या है, यहां पे ये द्वितीयक यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, द्वितीयक प्रदूषण है, द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये आंख, ये स्किन, ये आंख को करेगा, स्किन को करेगा, दो को तो सबसे पहले, और हां लंग्स, इन तीनों को ये प्रभावित करेगा जब ओजोन आएगा। वैसे स्किन और आंख को ज्यादा, लेकिन जब हम स्मॉग वाली कंडीशन में रहते हैं, इनहेल ज्यादा करते हैं, तो उससे हमारे लंग्स भी अफेक्टेड होते हैं। समताप मंडल में जो ओजोन है O3, ये गुड ओजोन है। ये क्या करती है, यूवी रेज को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करती है। ठीक, मध्यमंडल जो कि 50 से 80 किलोमीटर ऊपर है, यहीं पर जो शूटिंग स्टार होते हैं, वहीं पे क्या होगा, शूटिंग स्टार यानी टूटता तारा वाली व्यवस्था यहीं पर होती है। तो शूटिंग स्टार या जो टूटता तारा वाली व्यवस्था है वो यही है। अब तापमंडल, थर्मोस्फेयर, वो जहां पर
जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है। सॉरी, चलिए अब तापमंडल में जो ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो 85 से लेकर के 640 किलोमीटर तक का जो पार्ट है वो तापमंडल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना वो टेम्परेचर जो है वो राइज होता है। लेकिन अच्छा, टेम्परेचर वाले में बात करें, क्षोभ मंडल, सबसे पहले तापमान क्या होता है, ये क्षोभ मंडल है, तापमान ऊपर की जाने पर कम होगा, फिर यहां पर तापमान बढ़ेगा। ठीक है, फिर ऊपर क्या होगा, तापमान कम होगा, फिर ऊपर क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तो कम होगा क्षोभ मंडल, पहला मंडल ये है अर्थ, फिर दूसरा मंडल समताप मंडल, तीसरा मंडल मध्य मंडल, चौथा मंडल बढ़ेगा जब हम कहां पहुंचेंगे, तापमंडल में पहुंचेंगे। तो टेम्परेचर क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने पर राइज हो जाता है। नेक्स्ट, वनों की कटाई होगा तो मृदा अपरदन बिल्कुल होगा, उद्योग होगा तो वायु प्रदूषण बिल्कुल होगा, शहरीकरण पर्यावरण का नुकसान बिल्कुल होगा, कृषि होगी तो, अब देखिए खास बात, इसमें मैच करने को कह रहा है। अब इसको मैच, वनों की कटाई, तो चलिए हम मैच कर लेते हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन हुआ तो क्या होगा, हमेशा से पर्यावास को, एक्चुअली इसमें कई सारे मैच कर रहे हैं, कैसे मैच कर रहे हैं बताते हैं आपको हम। जब भी कभी इंडस्ट्री आएगी, उद्योग लगेगा, तो वायु प्रदूषण होगा, ये क्लियर है। इंडस्ट्री आएगी तो वायु प्रदूषण एक, चलिए निकल गया। ठीक है, फिर कह रहा है शहरीकरण, जब भी शहर बनेगा तो पर्यावास को नुकसान होगा, यानी हैबिटाट को नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि ये शहर है और ये है जंगल, ये सिटी थी और ये था फॉरेस्ट। अब सिटी बढ़ी तो फॉरेस्ट का पार्ट क्या हो गया, कवर हो गया, सिटी बढ़ी तो फॉरेस्ट का पार्ट कवर हो गया, तो इसलिए शहरीकरण पर्यावास दो। अब वनों की कटाई, ये है, यहां पर फॉरेस्ट था हमने काट दिया, अब वनों की कटाई हो गई तो क्या हो गया, यहां पर मृदा अपरदन हो गया। जब कृषि हम करेंगे तो भूमि क्षरण होगा, यानी जितना ज्यादा हम ओवर प्रोडक्शन करेंगे तो ऊपरी भाग क्या होगा, उसमें प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है, 0.03% होता है। CO2 करती क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेगी, यानी हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आर्द्रता भी करती है, ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट CH4 भी करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट CFC भी करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, फसल प्रभावित होगी, मृदा प्रभावित होगी, जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, और चरम दशाएं होंगी, यानी
डिजास्टर्स ज्यादा आएंगे। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग से वर्षा पर प्रभाव भी पड़ेगा, वो सब तो आप जानते हैं। फिर ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। देखिए ऊर्जा पिरामिड आपको पता है, पिरामिड है, नीचे मतलब अधिक और ऊपर मतलब कम। ये एक चीज देख लीजिएगा, नीचे मतलब अधिक, ऊपर मतलब कम। अब जब भी कभी अधिक हो तो आप उधर का शीर्ष लगाएंगे, उधर का बेस लगाएंगे। अधिक आएगा तो हमेशा बेस लगाएंगे, ठीक है। तो ऊर्जा क्या होता है, ऊपर की तरफ जाने पर कम हो जाती है, तो सीधा होगा। बायोमास पिरामिड उल्टा होता है, कह रहा है मास, ठीक है। अब आपको एक चीज बताते हैं यहां पे, उल्टा क्या कह रहा है। बायोमास का मतलब समझते हैं, जैव भार। जैव भार, जैव भार का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज हल्की है कि भारी। मान लिया यहां पे एक घास का मैदान है, अब घास नीचे ज्यादा होगी पर भार उसका ज्यादा नहीं होगा, लेकिन यहां पे अगर एक बकरी होगी, दो बकरी, तीन बकरी होगी, तो उसका भार इससे क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। तो ज्यादा वाला ऊपर यानी शीर्ष ऊपर, और नीचे क्या होगा, नीचे हमेशा जब भी ज्यादा, तो भार मतलब ऊपर। अगर यही बात नंबर्स में होता, नंबर्स में होगा तो क्या होगा, हमेशा से नंबर नीचे होगा, ठीक है। भार जैसे कहेगा तो ऊपर वाला पार्ट हमेशा भारी होता है, शेर ऊपर होता है, गाय ऊपर होता है, और नंबर्स हमेशा नीचे। तो यही जाय भार की जगह पे अगर बायो नंबर कर देता तो हमेशा से क्या होता, सीधा बनता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण नहीं है। अम्ल वर्षा देखिए जब भी कभी आएगा तो ये दोनों अम्ल वर्षा का कारण है। ये मिलता है ह्यूमिडिटी से, ठीक है। जैसे मिलेगा H2SO4 बनाएगा, प्लस रेन आएगा, एसिड रेन हो जाएगा, और प्लस HNO3 बनाएगा, प्लस रेन होगा, ये भी क्या बनाएगा, एसिड रेन होगा, ठीक। H2SO4 हो ही गया। CO2 ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है, और खास बात क्या है, इसके अलावा ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में काम करता है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। देखिए मीथेन CO2 से अधिक, मीथेन जो है ना वो अधिक स्थिर है, CO2 चेंजेबल है। वैसे सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है, एक तो ह्यूमिडिटी, लेकिन वो चेंज होती रहती है, CO2। जो ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट करती हैं उनमें CO2 सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन CO2 का जो परसेंट, CO2 ग्लोबली लेवल पे ज्यादा एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है, और अगर एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा भैया, अगर वो एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेगी। तो वाटर वेपर हो गया, CO2 हो गया, CH4 हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर फ्लोरो कार्बन, कार्बन हेक्सा फ्लो, ये सब मैं ग्रीन हाउस गैसेस बता रहा हूं। कार्बन हेक्सा फ्लोराइड, तो CH4 हो गया, मीथेन, CO2 हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, पर फ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन हेक्साफ्लोराइड हो गया, ये सब क्या है, सॉरी सल्फर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैस।
पशुधन और आर्द्रता से उत्सर्जित होती है, बिल्कुल सही है। आर्द्रता जो है ना, ये आर्द्रभूमि नेचुरल CH4 का 70% जो है वो वेटलैंड से आता है। तो 1 और 2 दोनों ही एकदम सही हैं। डियर फ्रेंड, यहां पे ये क्लास एंड होती है और अब जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो इसका पार्ट 2 स्टडी करेंगे, जिसमें नेशनल समिट, इंटरनेशनल समिट्स, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, इसको मैं नोटेट कर दूंगा, ये आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी। द टीचर्स टुडे का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। परेशान मत होइए, टीचर टुडे से आपकी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ऑल द बेस्ट, गुड लक।